जैसा आप जानते हैं कि आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। प्रचंड गर्मी है और आप 150 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। माहौल क्या दिख रहा है देश का? देखिए, पूरे देश का माहौल मैं 5 चरण में और उसके 2 महीने पहले से लगातार घूम रहा हूँ। पूरे देश ने एक मन बना लिया है कि इस देश का सुकान, इस देश का पूरा सरकार चलाने का जिम्मा फिर से एक बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना है, फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन क्या इस बारी भारतीय जनता पार्टी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? आपकी रैलियां भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी ज्यादा हैं, आपके रोड शो भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के भी ज्यादा हैं। इसके पीछे कारण? ज्यादा नहीं है, हर बार जितने ही है। और आपको जो दिख रहा है उसका एक अलग कारण है। हम इस बार बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की दृष्टि से थोड़े अनछुए क्षेत्र थे, वहां पर इस बार हमें सफलता मिल रही। तो स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र बड़ा होता है तो रीच भी बढ़ानी पड़ती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्षेत्र है जो मैं अध्यक्ष था तब हम लोगों ने सब शुरुआत करा था संगठन बनाने का। मोदी जी की लोकप्रियता का प्रभाव ही है कि आज वहां पर कमल खिल रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर बाय रोड ट्रैवल करते थे इस इलाके के अंदर, और 10 साल में अब आप नवीन बाबू को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैंने 14 से 19 में उड़ीसा के 15 जिले बाय रोड और होटल में रहे बगैर कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। मैं कई बार आया हूँ एक मजबूत नींव के आधार पर, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता को एनकैश कर पाए, इस प्रकार का संगठन बाद में नड्डा जी ने टेक ओवर किया। तो इस प्रकार का संगठन जो बना है वो मुझे तो बड़ा आनंद है कि आज मोदी जी पर जो उड़िया जनता का भरोसा है, तेलुगु जनता का जो भरोसा है, वो देखकर मन में बहुत बहुत आनंद होता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने तेलुगु जनता की बात करी, तेलुगु स्टेट्स, ओडिशा, क्या आपको लगता है इस बारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है? प्रधानमंत्री ने मेरे साक्षात्कार में भी बोला एक बड़ा सरप्राइज आएगा दक्षिण भारत से। क्या तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा अमित जी? कोई सरप्राइज नहीं है, अब सर्वविदित है, मतदान हो चुका है तेलुगु स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और 17 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी, क्या आपको लगता है जो नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ के मुद्दे पर अब आपको घेर रहे हैं, आपके एक नेता के बयान पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप थोड़ा दबदबा कर पूछ रहे हैं। संदीप पात्रा जी का बयान ये जुबान फिसलने का क्लासिक केस है। इन्होंने 25 जगह बाइट दिया, सब जगह कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। एक जगह जुबान फिसल गई। फिर भी सुबह मेरी संदीप पात्रा से बात हुई, फोन पर वो रो रहे थे, बड़ा पछतावा था। इन्होंने कहा कि साहब, मैं 3 दिन तक उपवास करने वाला हूं और 3 दिन के बाद प्रभु जगन्नाथ का क्षमा मांगूंगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। कोई व्यक्ति मन से जब पछतावा करता है और माफी मांगता है तो मैं नहीं मानता जगन्नाथ के दरबार में उसको माफी नहीं मिलेगी। और इसका एक गलती का परिमार्जन केवल और केवल जगन्नाथ ही कर सकते हैं, नवीन बाबू की पार्टी नहीं कर सकती। जी, राहुल गांधी ने खटाखट गरीबी हटाने की बात कही थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है चुनावों के मौसम में? नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ खटाखट की व्याख्या मैं कर देता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 70 के दशक में जी, और हम है 2024 में, तो उनकी खटाखट की ये व्याख्या है। इंदिरा गांधी जी ने जो नारा दिया था वो अभी उनका पोता पूरा करने की बात कर रहे हैं। भाई, आपके नारों पर कौन विश्वास करेगा? तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके माइंड में कौन सा नंबर चल रहा है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये वोट पथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ।